तो though salt was easily available in India, the British termed as illegal the production of salt by Indians on seashores, and they monopolized salt trade, imported salt to India by levying high custom duties, and thus made it an expensive commodity for पुअर इंडियंस। तो सॉल्ट इजीली अवेलेबल था पर उन पे हाई कस्टम ड्यूटी लगा दी और उस प्रोडक्ट को भी एक्सपेंसिव बना दिया। सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन सॉल्ट, गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह विद द डांडी मार्च। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह चालू किया डांडी मार्च से। हाई ड्यूटीज़ अप टू 15% वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, सो दैट द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री रिसीव्ड अ सेटबैक, whereas the cotton cloth imports from Manchester in England came to India at much lower import tariffs of only about 2.5%। यहाँ से हम भेजे तो 15% था, 15% क्या था, ड्यूटीज़ थे, और अगर बाहर से कहीं पे आता है तो वो ओनली 2.5%। तो हमारे प्रोडक्ट को महंगा बना के वो हमारी इंडस्ट्री को तोड़ रहे थे। The British wanted to export India's long staple cotton to England and sell its manufactured cloth in India। तो ये करने के लिए उन्होंने ड्यूटीज़ बढ़ा दी कि इंडिया का जो अच्छा वाला कॉटन मटेरियल था वो इंग्लैंड में यूज़ करना चाहते थे और इंग्लैंड का मैन्युफैक्चर किया हुआ इंडिया में यूज़ करना चाहते थे। दस इंडियाज़ रॉ मटेरियल्स वर एक्सप्लॉयटेड सो दैट ब्रिटिश इंडस्ट्री कुड थ्राइव एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सके एज़ कम्पेयर टू द इंडियन इंडस्ट्रीज़। फिर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द पीरियड फ्रॉम 1750 to 1830 was the period of industrial revolution. East India Company had by that time started establishing rule in India, and in 1858 the British government established its rule. The British government adopted a policy that made the Indian investor lose confidence. The development of Indian industries was lopsided in character in the sense that only some light and consumer goods industries were started, and no attention was given to the machine manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industries and other basic and key industries. तो जो बेसिक और कंज्यूमर गुड्स थे और सम लाइट कंज्यूमर गुड्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया गया और सारे हैवी मशीनरी गुड्स की इंडस्ट्रीज़ पे फोकस नहीं किया गया, ठीक है। और ऐसा पॉलिसी बनाई गई कि सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन भेजे जाएंगे और जो गुड्स बनेंगे ब्रिटेन में वो बन के ब्रिटेन से इंडिया में वापस आएंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इस तरह से बनाई गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो, ठीक है। इंडियन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज़ करें और इंडियन इकोनॉमी खलास हो जाए। Economic exploitation. In order to benefit their own economy, the East India Company and later the British government adopted policies which exploited Indian resources and promoted British industries. तो खुद की इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करे और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करें। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय हाई लैंड रेवेन्यूज़। हाई लैंड रेवेन्यूज़ कलेक्ट करके इंडियन एग्रीकल्चर को भी ख़त्म होने लगा। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आर्टिसंस। The East India Company exploited artisans by obtaining goods from them at up to 15% to 40% lower prices and sold them in the world at higher prices and made high profits, ठीक है। जो हमारे आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह सब अच्छा क्या बोलते हैं यूनिक एंटिक मटेरियल्स जो बनाते थे वो उनके पास से ख़रीदते थे एट 15 to 40% लोअर प्राइसेस और फिर पूरे वर्ल्ड में हाई प्राइसेस में बेचते थे और डिफरेंस जो था वो उनका प्रॉफिट था जो बहुत ही हाई प्रॉफिट्स था। Besides, after the British government rule, they started selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of India। फिर वो क्या करने लगे कि जो ब्रिटिश में बनाते थे, इंग्लैंड में बनाते थे, बहुत ही कम चीप मैन्युफैक्चर गुड्स वो इंडिया में सेल करने लगे और इंडिया की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। इन्वेस्टमेंट पैटर्न। The British made only those investments in India which benefited Britain.
For example, railways and road networks were created to help movement of raw materials and goods for the industry. तो जो ये रेलवेज और रोडवेज बनाए थे तो क्यों बनाए थे? ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन तक ले जा सकें. और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वॉज मेड टू एजुकेट पर्सनल to run the British administration, and Indians were prevented from getting technical education. तो इंडियंस को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, वो ब्रिटिशर्स को ट्रेन करते थे. दे स्टार्टेड कॉलेजेस फॉर मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट. दे नीडेड सिविल इंजीनियर्स फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया एंड इन ब्रिटेन. तो उन्होंने सिविल इंजीनियर्स चाहिए थे, इसलिए कॉलेजेस स्टार्ट की सिविल इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, ताकि उन्हें इंजीनियर्स मिल पाए. दे डिड नॉट प्रमोट स्टडीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि अगर वो प्रमोट करेंगे तो वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमसे आगे बढ़ जाएंगे इंडियंस. तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी को प्रमोट नहीं किया. दस दे मेड सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन. तो उन्होंने ऐसे ही फील्ड में, ऐसे ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जो उनको आगे जाके फ़ायदेमंद साबित हो पाए. ठीक है, तो हम यहाँ तक देखेंगे क्या सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटेन रूल के वक्त क्या हालत थी इंडियन इकोनॉमी की. ठीक है, आप एक बार यहाँ तक देख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. और आपका जो होमवर्क होगा वो अब मैं आपको टिक करवा देती हूँ. आपको ये वीडियो देखना है और होमवर्क जो है वो आपको एक्सरसाइज की तरह लिख के आपको मुझे पिक्स भेजने हैं. ठीक है, तो ये वाला है, मैं आपको एज अ स्टार करके टिक कर देती हूँ. ठीक है, रेलवे वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट. फिर इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप. फिर है ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है. कौन से टाइप का एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडिया में, ये नहीं है. ओके. When was the public department set up? When was banking started in India? What is meant by home? नहीं, ये भी नहीं है. Progress of railways. टैक्स पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है. ये सब कुछ है नहीं. या आप थोड़ा लिख सकते हो, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अभी तक हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अभी थोड़ा बाकी है, तो ये एक बार ख़त्म हो जाएगा. एक पॉइंट बाकी रह गया है आपका, वो हम कल देख लेंगे. फिर ये वाला आंसर आप लिख सकते हो. ऐसा होता आप लिख लेना, नो प्रॉब्लम. एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है, एक पॉइंट जो बाकी रह गया है वो आप पढ़ लेना, कल मैं आपको अंडरस्टूड करा दूँगी. जो पेमेंट बर्डन का पॉइंट है वही बाकी है. उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस चालू हो जाएगा. तो यहाँ ये वाला पॉइंट आपको खुद से पढ़ना है, मैं आपको समझा दूँगी कल नेक्स्ट लेक्चर में. तो ये एक पॉइंट बाकी रह गया, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट हम देखेंगे. तो एक्सरसाइज जो है वो आपको होमवर्क करनी है. MCQ में 1 to 5, फिर आंसर इन 1 सेंटेंस 1 2, आंसर इन ब्रीफ में 2 3, और आंसर इन डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3. तो इतना आप एक्सरसाइज कर लो, होमवर्क लिख लो और समझ लो. और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.